Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिप फ्रैक्चर के बारे में। हिप फ्रैक्चर इस वीडियो में बेसिकली हम हिप फ्रैक्चर के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अपने पिछले वीडियो में हमने हिप फ्रैक्चर के इंट्रोडक्टरी सेशन के बारे में या इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने हिप फ्रैक्चर के बेसिक चीजों के बारे में बात किया, जिसमें हमने देखा कि हिप फ्रैक्चर तभी होता है अगर हमारी जो थाई बोन है यानी कि फीमर हमारी ब्रेक हो जाती है। और फ्रैक्चर बेसिकली बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक होना कहलाता है। सो जब भी बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक होती है तो हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं। तो जब भी फीमर बोन की कंटिन्यूटी में किसी भी तरह का ब्रेक होता है तो हम उसे हिप फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि किसी भी कार एक्सीडेंट यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण या किसी भी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत ऊंचाई से गिरा है, फॉल हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी हिप फ्रैक्चर हो सकते हैं। वहीं साथ ही हमने ये भी बात किया था कि हिप फ्रैक्चर तब भी हो सकता है अगर किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण, पैथोलॉजी के कारण बोन्स बहुत ही वीक है, बहुत ही फ्रेजाइल है, या एजिंग के प्रोसेस के कारण बोन में वीकनिंग हुई है, तो भी हिप फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ हमने 3 टाइप ऑफ हिप फ्रैक्चर के बारे में बात किया, इंट्राकैप्सुलर, इंटरट्रोकेंट्रिक और सबट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। तो इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में बेसिकली जब भी फीमर में ब्रेक होता है, फीमर नेक के नीचे, यानी कि अगर फीमर नेक के नीचे ब्रेक हो रहा है तो उसे हम इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर कहते हैं। अगर ब्रेक ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में हो रहा है तो ऐसे फ्रैक्चर को हम इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं। अगर ब्रेक लेसर ट्रोकेंटर के नीचे हो रहा है तो हम ऐसे फ्रैक्चर को सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर से क्लासिफाई करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने बेसिक फ्रैक्चर्स के बारे में भी बात किया कि फ्रैक्चर्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, और हमने कई टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में भी बात किया। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कॉजेस कि फ्रैक्चर की क्या कॉजेस हो सकते हैं। हमने बात किया कि हम बात करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम देख के कह सकते हैं कि ये हिप फ्रैक्चर है। हम साथ में ये भी बात करेंगे कि कैसे और कौन कौन से रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स को यूज करके हिप फ्रैक्चर को डायग्नोस किया जा सकता है। और अंत में हम देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है हिप फ्रैक्चर का, कौन कौन से सर्जिकल इंटरवेंशंस को यूज कर सकते हैं और कैसे उन सर्जिकल इंटरवेंशन से हम ये डील कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना अराइज हो, क्योंकि सर्जरी के बाद कई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। सो उन कॉम्प्लिकेशन से कैसे डील करना है ये हम देखेंगे। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, क्या इंटरवेंशंस यूज कर सकते हैं जिससे हम पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस जैसी चीजों से बच सके।
अब हम बात करते हैं कि हिप फ्रैक्चर के कॉजेज क्या हो सकते हैं। सो मोस्ट हिप फ्रैक्चर जो भी होते हैं वो अगर एल्डरली पेशेंट्स में हो रहे हैं तो वहाँ जो मेजॉरिटी कॉज होता है वो ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है, यानी कि बोन की वीकनिंग होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में जनरली बोन मिनरल डेंसिटी पेशेंट्स की कम हो जाती है, जिससे बोन बहुत ही वीक और फ्रेजाइल हो जाते हैं। इस फ्रेजाइल और वीक बोन में अगर कभी पेशेंट एक लो एनर्जी या हल्का सा भी स्लिप होता है तो ये ऐसे पेशेंट्स बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं और वो फ्रैक्चर के लिए सबसे ज्यादा रिस्क में रहते हैं। सो उनमें ये हमेशा रिस्क रहता है कि वो उनमें फ्रैक्चर हो जाए। वो हिप फ्रैक्चर भी हो सकता है, वो दूसरे टाइप के भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है या बोन की वीकनिंग हुई है किसी भी ऐसे कंडीशन के कारण, पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण, तो इवन एक सिंपल सा ट्विस्टिंग मूवमेंट भी फ्रैक्चर कर सकता है। कुछ केसेस में जिनमें बोन की वीकनिंग बहुत ज्यादा है तो उनमें ये देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट्स खड़े रहते हैं या वॉक कर रहे हैं तभी उनका फ्रैक्चर होगी, या उनमें कि वो गिरने के पहले ही उनकी बोन ब्रेक हो गई। तो ऐसे बहुत स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स होते हैं और ये स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स जनरली फीमोरल नेक, यानी कि हमारे नेक ऑफ द फीमर की जो एरिया है वहां पे ये फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसका जो मेन रीजन होता है, जो मेन कॉज होता है, वो बोन की वीकनिंग होती है या बोन मिनरल डेंसिटी का रिडक्शन होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें बोन मिनरल डेंसिटी कम है, बोन वीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपने फुटवेयर, वो जिस सरफेस में चल रहे हैं उससे रिलेटेड और अपने फुट से रिलेटेड बहुत केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें हर मूवमेंट बहुत ही केयरफुली करना चाहिए और उन्हें स्लिप होने से, फॉल होने से हमेशा प्रिवेंट करना है। वो ट्विस्टिंग मूवमेंट भी, जैसा हमने देखा कि ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण भी उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। सो ऐसे कंडीशंस में हमें बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है और जितना हम केयरफुल रहेंगे ऐसे पेशेंट्स के साथ तो उतने से उतना ही ज्यादा हम ऐसे फ्रैक्चर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, जैसे कि हमारा हिप फ्रैक्चर भी एक तरह का स्ट्रेस फ्रैक्चर, जैसे एसिटाबुलो फ्रैक्चर, तो ये एक तरह के स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अगर हाई इम्पैक्ट का स्ट्रेस पड़ता है तो ऐसे केसेस में वहाँ की जो बोन्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती है। जैसा हमने जब फ्रैक्चर के बारे में बात किया था तो हमने वहाँ एक टाइप देखा था जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कहते हैं। सो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स तभी होता है जब पेशेंट के बोन, पर्टिकुलर बोन में बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस और रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है।
और उससे बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट के बोन में, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या इनके कारण बोन में ब्रेक हो जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जनरली फीमोरल नेक में देखने को ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, कोई मिलिट्री रिक्रूटमेंट है जिसमें ट्रेनिंग है, तो ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे पर्सन्स में फीमोरल नेक फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जब भी स्ट्रेस फ्रैक्चर सब ट्रोकेंट्रिक रीजन में होते हैं, यानी कि हमारी जो सब ट्रोकेंट्रिक रीजन है हिप का, उसमें जब भी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं तो ये यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। यानी कि अगर कोई ऑस्टियोपोरोटिक मेडिकेशंस में है, बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है वो ऑस्टियोपोरोटिक मेडिकेशंस, तो ऐसे पेशेंट्स में सब ट्रोकेंट्रिक रीजन का जो फ्रैक्चर है या जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। फीमोरल हेड, अभी तक हमने जितने भी फ्रैक्चर्स की बात की, जिनके कॉजेस की बात की, उनमें हमने देखा कि ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये फीमोरल नेक में सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। वहीं अगर हम फीमोरल हेड की बात करें तो फीमोरल हेड में ऐसे फ्रैक्चर्स बहुत रेयर होते हैं, और ये तभी होंगे या जो अगर बहुत हाई इम्पैक्ट इंजरी होगी या फिर हिप किसी भी रीजन से डिसलोकेशन होगा हिप में, तभी ऐसे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। इसलिए हमें जो ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, जो मल्टीपल कॉजेज जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस एक मेजर कॉज होता है, तो वो फ्रैक्चर्स जनरली हमें देखने को स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, और वो जनरली हमें फीमोरल नेक में देखने को मिलते हैं, फीमोरल हेड में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि फीमोरल हेड फ्रैक्चर्स जनरली रेयर होते हैं, और वो तभी होते हैं अगर कोई बहुत हाई इम्पैक्ट की इंजरी हुई हो। तो जनरली जैसा हमने देखा कि स्पोर्ट्स इंजरीज में फ्रैक्चर्स बहुत प्रिवलेंट होते हैं, बहुत उनमें कॉमन होते हैं फ्रैक्चर्स, जिसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं। सो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके जो मेजर जो कॉजेज होते हैं वो हमारी ओवर ट्रेनिंग होती है, या हम प्रॉपरली अगर ट्रेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, प्रॉपर वार्म अप नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में या ओवर ट्रेनिंग, हम जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ज्यादा देखने को मिलते। अगर प्रीवियसली कोई इंजरी रही हो, कोई इलनेस रही हो, उस कंडीशन को हमने इग्नोर किया, हमने प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं की, और हम बिना रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट किए अगर स्पोर्ट्स पर्सन
या एथलीट अपने कंपटीशन अपनी ट्रेनिंग में वापस आ जाता है, तो ऐसे एथलीट्स या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन में ये देखने को मिलता है कि उनमें फ्रैक्चर्स ज्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि जो भी एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को बहुत सीरियसली ले और पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही अपने कंपटीशन की ट्रेनिंग स्टार्ट करें। कुछ ऐसे एथलीट्स होते हैं जो मल्टीपल इवेंट्स में एसोसिएटेड होते हैं, जो मल्टीपल इवेंट्स में एक्सपर्टीज होती है उनकी। सो अगर वो बहुत फ्रीक्वेंट अपने इवेंट्स को चेंज कर रहे हैं या बहुत फ्रीक्वेंट वो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के अपने इवेंट्स को चेंज करते आ रहे हैं, सो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन और ऐसे एथलीट्स में ये देखने को मिलता है कि उनमें फ्रैक्चर की प्रिवलेंसी ज्यादा होती, क्योंकि हर इवेंट यूनिक होता है और हर इवेंट के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। सपोज हम शॉट पुट थ्रो की बात करें या हम डिस्कस थ्रो की बात करें, सो जो डिस्कस थ्रो है उसके लिए हमें डिफरेंट स्किल्स चाहिए, डिफरेंट ट्रेनिंग चाहिए। वहीं शॉट पुट थ्रो इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें डिफरेंट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बट कुछ एथलीट्स होते हैं जो दोनों को कंसिडरिंग सेम समझते हैं और फिर वो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में माइग्रेट कर जाते हैं। सो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन और ऐसे एथलीट्स को एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है कि आप बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के नेक्स्ट इवेंट को स्टार्ट ना करें। अगर ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू हो गई, बहुत इनिशियल ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू हो गई है, प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज किया गया, प्रॉपर फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया गया, प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं की गई है, तो भी ऐसे पर्सन ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही रिस्क में होते हैं इंजरीज के। और उन इंजरीज का एक टाइप है फ्रैक्चर। चेंजिंग हैबिट यानी कि अगर हम कोई एनवायरनमेंट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको फ्रिक्वेंट चेंज करते आ रहे हैं, अपने शूज को हम अपने फुटवेयर को फ्रिक्वेंटली चेंज करते आ रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस के कारण हमारे जो बोन्स है, हमारी हिप बोन है, उसमें कई तरह का स्ट्रेस पड़ता है और उस स्ट्रेस के कारण फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स तभी होते हैं जब हमारी बोन्स और हमारे जॉइंट्स में अननेसेसरी रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है। सो हमें अपने हैबिट्स, अपने शूज, अपने फुटवेयर, अपने ट्रेनिंग सरफेस को लेकर के भी बहुत केयरफुल रहना होता है।
अभी तक हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सॉरी, अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अभी तक हमने कॉजेस के बारे में बात किया। हमने डिफरेंट कॉजेस, जिसमें हमने सबसे जो मेजर जो कॉज देखा हिप फ्रैक्चर का, वो था ऑस्टियोपोरोसिस और स्पोर्ट्स इंजरीज। सो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ज्यादा रिस्क प्रोन होते हैं। अगर ये फैक्टर्स किसी में प्रेजेंट है तो वो ज्यादा प्रोन हो सकते हैं हिप फ्रैक्चर के। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज। सो जैसे जैसे पर्सन की एज आगे बढ़ती है, कई डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी में। उन डीजेनरेटिव चेंजेस के साथ साथ बोन डेंसिटी और मसल मास डिक्रीज होता है। सो जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, सो बोन डेंसिटी और मसल मास हमारा डिक्रीज होना शुरू होता है। इसलिए जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, उनमें विजन की प्रॉब्लम भी होती है, उनमें बैलेंस की प्रॉब्लम भी होती है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स ज्यादा रिस्क में होते हैं कि उन्हें हिप फ्रैक्चर या कोई भी दूसरी तरह का फ्रैक्चर हो सकता है। क्योंकि पहले तो उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम, उनका मसल मास बहुत कम है, और दूसरा उनके बॉडी में जो उनके जो विजन है वो भी पुअर है, और साथ ही प्रॉपर बैलेंसिंग भी नहीं है। इसलिए इनमें जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जेंडर या सेक्स। सो बेसिकली हमको ये देखने को मिलता है कि हिप फ्रैक्चर ज्यादातर वोमन में देखने को मिलता है, और ये 3 टाइम्स ज्यादा होता है मेन के कंपेयर में। इसका जो बेसिक रीजन है वो है कि हमारी जो जो वोमन्स होती है, उनमें बोन डेंसिटी मेन के कंपेयर में बहुत इजीली कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है मेनोपॉज के साथ साथ, वैसे ही जो बोन लॉस का जो प्रोसेस है, बोन की डेंसिटी जो कम होने की जो प्रोसेस है वो भी बढ़ जाती है। सो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन लेवल के ड्रॉप होते ही बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, और बोन मिनरल डेंसिटी कम होने के कारण बोन वीक होती है, फ्रेजाइल होती है, और फिर उनमें रिस्क बढ़ जाता है हिप फ्रैक्चर का। जो कि सिर्फ हिप फ्रैक्चर का ही नहीं, बाकी फ्रैक्चर्स जैसे हमारे पटेला फ्रैक्चर्स है, एंकल फ्रैक्चर, तो इनका जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। मेन में भी एक एनॉर्मस अमाउंट में देखने को मिल सकता है कि बोन डेंसिटी कम होती है या कम हो रही है किसी पैथोलॉजी के कारण या कोई भी अन्य रीजन के कारण। बट वुमेन के कंपेयर में वो हमेशा कम होती है। वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलती है कि उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम है। ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस जैसा हमने देखा कॉजेज में भी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है फ्रैक्चर का। सो इस कंडीशन में, जैसा हमने पहले भी बात किया कि इस कंडीशन में बोन की वीकनिंग हो जाती है, बोन बहुत ही ज्यादा वीक और फ्रेजाइल हो जाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। सो ऐसे पेशेंट जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस है या बहुत लंबे समय से वो अंडर मेडिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स में फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होता है बाकी पेशेंट्स के कंपेयर में।
इन फैक्टर्स के अलावा कुछ मेडिकल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनमें बोन की वीकनिंग होती, जैसे कि किसी भी तरह का एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि ओवर एक्टिव थायराइड अगर है। सो ओवर एक्टिव थायराइड के पेशेंट्स में ये हमेशा देखने को मिलता है कि उनमें जो बोन्स होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, बोन्स की वीकनिंग ज्यादा देखने को मिलती है। अगर किसी को इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, सो इंटेस्टाइन में बेसिकली हमारा एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी और कैल्शियम का। सो अगर किसी का इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है या किसी को इंटेस्टिनल कोई भी कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में विटामिन डी और कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अगर विटामिन डी और कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो ये ऑब्वियस बात है कि पेशेंट की जो बोन्स रहेंगी वो बहुत ही वीक रहेंगी, और इस वीक बोन के कारण पेशेंट्स में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते। अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि ब्रेन या नर्वस सिस्टम की कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी तरह की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया है, या पार्किंसंस डिजीज है, स्ट्रोक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, सो ऐसे मेडिकल कंडीशंस में भी ये देखने को मिलता है कि पेशेंट के फॉल होने की जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बेसिकली कई डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है, और ज्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट्स में ही होता है, जिसमें जो उनके पेरिफेरल जॉइंट्स हैं वो उनमें प्रॉपर सेंसेशंस नहीं होते, नंबनेस रहती, और क्योंकि हम उनके फुट में भी नंबनेस रहती है तो उनमें फॉल होने का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ही लो है या ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो इनसे भी फॉल होने के जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सर्टेन मेडिकेशंस, सो अगर जैसे कोई भी कॉर्टिसोन मेडिकेशंस में है, जैसे कि प्रेडनिसोन, तो इनके साइड इफेक्ट्स के रूप में हमें वीक बोन्स देखने को मिल सकते हैं। जो भी पेशेंट्स इनको बहुत प्रोलॉन्ग टर्म में यूज करते हैं तो उनमें ये देखने को मिलता है कि उनकी बोन्स धीरे धीरे वीक और फ्रेजाइल हो जाती। कुछ ऐसे ड्रग्स जो जैसे कि अगर साइकेट्रिक ड्रग्स है, तो उनके कॉम्बिनेशंस को अगर पेशेंट्स बहुत प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है तो उनमें डिजीनेस ज्यादा रहती, वो फॉल होने में का जो रिस्क है उनमें वो ज्यादा होता है। सो क्योंकि उनमें कांस्टेंट एक डिजीनेस बनी होती है तो कई बार अगर ब्लड विजन हो गया सडनली तो पेशेंट फॉल हो सकता है। उस फॉल होने के कारण, क्योंकि बोन्स ऑलरेडी वीक है, तो उस फॉल होने के कारण पेशेंट में फ्रैक्चर हो सकता है। मेजॉरिटी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग्स है, जैसे कि स्लीप मेडिकेशंस है, एंटीसाइकोटिक्स है, सिडेटिव्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, तो इन ड्रग्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क रहता है, क्योंकि पेशेंट्स सिडेटिव्स में होते हैं, पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि वो उनमें फॉल होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेडेशन होने के कारण कई बार डिजीनेस होने के कारण पेशेंट्स अपने आप को अपने बॉडी का प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते हैं, जिससे उनके जो फॉल होने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती। और ऐसे मेडिकेशंस अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जा रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट के तौर पे हमें वीक बोन्स देखने को मिल सकती।
सो इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा भी कुछ और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि हम इन्हें लाइफस्टाइल फैक्टर्स कह सकते हैं, जैसे कि हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। सो अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर हमारा जो डाइटरी इनटेक है वो आरडीए से बहुत कम है, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस से बहुत कम है, तो ऐसे कंडीशंस में फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी डाइट में नहीं है, हमारे डेली डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे पेशेंट्स में पीक एज में जब वो एडल्ट एज में आते हैं तो उनमें फिर ये देखने को मिलता है कि वो बोन की वीकनिंग हो रही है। और ऐसे पेशेंट जब अपने लाइफ के लेटर स्टेज में होते हैं तो उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने डाइट में, रेगुलर डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेस को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। साथ अगर कोई पर्सन अंडर वेट है, उसका बीएमआई नॉर्मल नहीं है, यानी कि 18 से कम है बीएमआई, तो ऐसे पेशेंट्स में भी रिस्क ज्यादा होता है कि उनका जो बोन लॉस है वो ज्यादा होगा। और बोन लॉस होने के साथ ही उनमें फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो भी सबसे ज्यादा रहता है। उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली बहुत इनएक्टिव है, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है पेशेंट, कोई रेगुलर वेट बियरिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या वॉकिंग जैसी बेसिक एक्सरसाइजेस भी उसके लाइफस्टाइल में नहीं है, तो इनके कारण भी बोन्स वीक हो सकते हैं, मसल्स वीक हो सकती हैं, और अल्टीमेटली मसल वीकनेस और बोन वीकनेस के कारण जो फॉल होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। और क्योंकि फॉल होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए फ्रैक्चर जो होते हैं वो बहुत इजीली हो सकते हैं, और पेशेंट अगर फॉल हो रहा है तो उसको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो सकता है। टोबैको या अल्कोहल यूज, सो इन दोनों से हमारी जो बोन बिल्डिंग और मेंटेनेंस की जो प्रोसेस है, इन दोनों से प्रोसेस जो है वो अल्टर होती है, क्योंकि ये दोनों इंटरफेयर करते हैं हमारे बोन बिल्डिंग और मेंटेनेंस की प्रोसेस में। इसलिए जब भी कोई पर्सन इन दोनों को कंजम्पशन करता है या उसके लाइफस्टाइल में ये सब चीजें एसोसिएटेड हैं, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि उसके बोन लॉस बहुत जल्दी होता है, बोन वीकनिंग बहुत जल्दी होती है। सो बोन वीकनिंग के कारण पेशेंट में अगर किसी तरह का पेशेंट फॉल होता है तो उसमें फ्रैक्चर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है।
साइन एंड सिम्टम्स। सो बेसिकली अभी तक हमने बात किया कॉजेस के बारे में, हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं, यानी ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब भी पेशेंट को हिप फ्रैक्चर होता है। सो सबसे पहला जो सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलता है वो है कि पेशेंट वॉक नहीं कर पा रहा है, या पेशेंट फॉल हुआ है तो वो वहां से उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो लेग्स हैं वो एकदम वीक हो जाते हैं, वो इतने पेनफुल होते हैं कि पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता है। उसी के साथ पेशेंट को जो हिप रीजन और जो ग्रोइन रीजन है वहाँ बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो अगर हम उसके पेन की सीवियरिटी को वास स्केल में चेक करें तो हमेशा जो पेन होता है वो 8 या 9 के आसपास या 10 भी हो सकता है। अगर किसी को हिप फ्रैक्चर है, सपोज राइट साइड में हिप फ्रैक्चर है, तो राइट साइड के जो पैर है वो पेशेंट उस पैर में कोई भी वेट नहीं पुट कर सकता। वो अगर वेट पुट करता है या बहुत ज्यादा वेट स्ट्रेस देता है उस पैर में, तो पेशेंट पेन बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट कैपेबल नहीं हो पाता कि वो अपने उस पैर में ज्यादा से ज्यादा वेट दे सके। स्वेलिंग और ब्रूजिंग। सो स्वेलिंग हमें हिप रीजन में देखने को मिलती ही है, और उसी के साथ साथ कई बार अगर फॉल हुआ है तो ब्रूजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को राइट साइड में सपोज हिप फ्रैक्चर हुआ है तो वो लेग, जब दोनों लेग लेफ्ट और राइट लेग को हम कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो जिस साइड में जो फ्रैक्चर हुआ है वो शॉर्टर लेग ही होगा, वो शॉर्टर लेग की तरफ फ्रैक्चर रहता है, और फ्रैक्चर जिस साइड हुआ है वो शॉर्टर लिम्ब देखने को मिलेगा, तो वहां एक तरह की लिम्ब डिस्क्रिपेंसी देखने को भी मिल जाती है। जिस भी साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में अगर हिप फ्रैक्चर होता है, इंजरी होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा वो पर्टिकुलर जो लिम्ब वो बाहर की तरफ टर्न होने लगता है, यानी कि आउटवर्ड टर्निंग देखने को मिलती है ऐसे पर्टिकुलर लिम्ब में। सो कुछ ऐसे जो मेजर जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेन, लिम्ब डिस्क्रिपेंसी, स्वेलिंग, अनेबल टू वॉक, वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाता, वो अगर गिर गया है तो खड़े नहीं हो पा रहा है, और जो जिस पर्टिकुलर साइड में ही फ्रैक्चर हुआ है वो बाहर की तरफ टर्न करता है।
सो कॉजेज, रिस्क फैक्टर और साइन और सिम्टम्स के बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन। सो किसी चीज को प्रिवेंट अगर हम कर लें तो उसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। सो हिप फ्रैक्चर या किसी भी तरह के फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। सो जब भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं अपने अर्ली एडल्टहुड में, तो जब हमारा जो लेटर स्टेज पर पहुंचते, हमारे हम लाइफ के लेटर स्टेज में पहुंचते हैं, तो उस वक्त हमारे जो बोन मास है वो मेंटेन रहता है, या उतना कम नहीं होने पाता जितना एक जिससे बोन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाए। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस से भी बच सकते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन से बचा जा सकता है अपने लेटर स्टेजेस में। हमें इनिशियल यानी कि चाइल्डहुड डे से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, जिससे हमारे जो रिस्क है, जो हम लेटर स्टेजेस में हम जो रिस्क फेस करने वाले हैं उन रिस्क से हम बच सके, और हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो प्रॉपर रहे, हमारा हम हेल्दी रहे। तो अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, हेल्दी बोन मेंटेन करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत होती है वो है हमारा कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्सेज हमारे डाइट में इनफ रहे। एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर कोई मेल या वुमन है जिसकी एज 50 ईयर्स है या उससे ज्यादा है, तो एटलीस्ट 1200 मिलीग्राम कैल्शियम इनटेक होना ही चाहिए। यानी कि 1200 मिलीग्राम्स यानी 1.2 ग्राम्स का हमारा जो डेली कैल्शियम इनटेक होना चाहिए। उसी के साथ साथ 600 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट हमारे विटामिन डी का होना चाहिए। तो अगर हम 1.2 ग्राम्स के कैल्शियम और 600 IU के विटामिन डी हम डेली बेसिस में ले रहे हैं, इनके सोर्सेज ऑलरेडी हमारे फूड में प्रेजेंट है, तो हम ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें प्रॉपर टाइम, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स टाइम हमें सनलाइट में भी देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सनलाइट नेचुरल सोर्स होते हैं विटामिन डी की। सो जो हमारे मॉर्निंग की जो सनलाइट है उसमें अगर हम 15 से 30 मिनट हम स्पेंड करते हैं अपने डे का, तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसीज को और कम कर सकते हैं। और हम प्रॉपर हेल्दी फूड लेकर के, प्रॉपर विटामिन डी की डाइट लेके, विटामिन हमारे कैल्शियम के सोर्सेज को इंक्लूड करके हम बच सकते हैं कि हमें हमारी जो बोन है वो अनहेल्दी या वीक ना हो, और इनसे हम एक हेल्दी बोन भी मेंटेन करके रख सकते हैं। हमारा BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी भी प्रॉपरली मेंटेन रहता है।
सो एक हेल्दी डाइट यानी कि हेल्दी कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के साथ साथ विटामिन डी के प्रॉपर सोर्सेस के साथ साथ एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे वॉकिंग है या जिम वर्कआउट है या कोई भी वर्कआउट हम अपने डेली एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं, तो इससे हमारी जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और एक्सरसाइजेस हमें ओवरऑल स्ट्रेंथ मेंटेन करने में या इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारी बोन्स स्ट्रेंथन, हमारे जॉइंट्स स्ट्रेंथन है, हमारी मसल्स स्ट्रेंथन है, तो फॉल होने की जो टेंडेंसी होती वो भी कम हो जाती। और अगर हमारी बोन्स स्ट्रांग है, हमारे फॉल होने की टेंडेंसी कम है, तो ये ऑब्वियसली कि हम फ्रैक्चर से ज्यादा प्रोन नहीं होते। प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम एक्सरसाइज करें या हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। एडल्ट पेशेंट्स में यानी कि एडल्ट एजेस में प्रॉपर बैलेंस ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस एक्सरसाइजेस भी करवाना चाहिए पेशेंट्स को, सो दैट उनमें जो फॉल होने की जो टेंडेंसी है जो वो कम हो सके, सो दैट कि वो एक बैलेंस मेंटेन कर सके। क्योंकि अगर बॉडी में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उससे उन जो एज के साथ साथ वो बैलेंस और डिटोरिएट होता है, और डिटोरिएटेड बैलेंस के साथ साथ फॉल होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अवॉइड स्मोकिंग या एक्सेसिव ड्रिंकिंग। सो जैसा हमने कॉजेज में भी देखा था कि ड्रिंकिंग अगर कोई कर रहा है या स्मोकिंग है या अल्कोहल कंजम्पशन है, तो वो हमारे बोन की स्ट्रेंथनिंग और बोन के रीजनरेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो हैम्पर करते हैं। इसलिए जो भी पर्सन टोबैको या अल्कोहल का कंजम्पशन करता है उसकी जो बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक या अल्कोहल कंज्यूम करने वाले पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनकी जो बॉडी का जो बैलेंस है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है, वो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर पाते, और इस इम्बैलेंस के कारण उनमें फॉल होने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती। हमें अपने घर में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ हैजार्ड्स जैसी चीजों को हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। जो हमारे रग्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हैं, जो हमारे फर्नीचर हैं, उन सब में भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमारे जो रूम है उसमें क्लियर पैसेज वे होना चाहिए, सो दैट कि अगर कोई एज्ड मेंबर है हमारी फैमिली में और वो बॉडी का बैलेंस कम है, तो ऐसे पेशेंट्स फॉल हो सकते हैं। और अगर वो उन्होंने किसी एक कमजोर फर्नीचर को ग्रिप किया है और वो टूट गया, तो उससे कारण भी वो फॉल हो सकते हैं। इसलिए हमें जो होम हैजार्ड जिसे हम कहते हैं उन जैसी कंडीशंस को भी हमें प्रॉपरली ध्यान में रखना है।
ओल्ड एज पेशेंट्स में हमेशा उनके आई का चेकअप एक रेगुलर रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि अगर विजन की प्रॉब्लम है या पुअर विजन है, ग्लूकोमा है, यानी कि डायबिटीज के साथ साथ आई प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे पेशेंट्स में पुअर विजन के कारण जो फॉल होने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। मेडिकेशंस जो हम ले रहे हैं उनमें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई भी सेडेटिव मेडिकेशंस में है, कोई किसी तरह के एंटीसाइकोटिक्स में है, स्लीपिंग मेडिकेशंस में है, एंटी डिप्रेशंस में है, या प्रेडनिसोन जैसे ड्रग्स में है, तो ऐसे पेशेंट्स को वो उनमें वीकनेस बहुत फील होती है, उनको डिजीनेस बहुत ज्यादा लगती है। तो इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, वीकनेस और डिजीनेस, इनके कारण जो रिस्क होता है फॉल होने की वो बढ़ जाता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हमें इन साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि मुझे ऐसे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, सो दैट उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें और उसका प्रॉपर मेडिकेशंस को हम यूज करके हम प्रॉपरली उस चीज को मैनेज कर सके। क्योंकि अगर पेशेंट्स को बहुत वीकनेस फील होती है या डिजीनेस फील होती है, तो इनके कारण भी पेशेंट फॉल हो सकता है, और फॉल होने के कारण फ्रैक्चर हो सकते हैं। जब भी हम एक जगह में बैठे हैं और खड़े हो रहे हैं, या हम लेटे हुए हैं बिस्तर में, हम सोए हुए हैं, फिर हम सडनली अगर खड़े होते हैं तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली ड्रॉप होता है। सो इसलिए प्रॉपर पोजीशनिंग टेक्निक भी एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एजुकेटेड नहीं है पेशेंट, तो और उसने सडन अपना पोजीशन चेंज किया और ब्लड प्रेशर नीचे आया यानी कि ड्रॉप हुआ, तो उससे भी पेशेंट में डिजीनेस फील हो सकती है और पेशेंट फॉल हो सकता है। केन, वॉकिंग स्टिक या वॉकर। सो अगर कोई पेशेंट स्टडी फील नहीं कर रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो रहा है वॉक करने में, या पेशेंट अपने बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो एक केन या वॉकिंग स्टिक या वॉकर को यूज कर सकता है, सो दैट उसे प्रॉपर वो बैलेंस मेंटेन रहे सपोर्ट के लिए। जो कि उसके जो डॉक्टर हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो प्रॉपरली इन एड्स के बारे में उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो उनको एड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। सो इन इन केन्स या वॉकिंग स्टिक्स या वॉकर को डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ ही यूज करना चाहिए।
तो अभी तक हमने बात किया कॉजेस, साइन, सिम्टम, प्रिवेंशन के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है जो एराइज हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको हिप फ्रैक्चर हुआ। सो बेसिकली जो हिप फ्रैक्चर है वो पेशेंट की इंडिपेंडेंस को कम कर देता है, पेशेंट की जो लाइफ है उसे भी कई बार वो शॉर्ट कर देती है, क्योंकि पेशेंट फिजिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है तो कई बार उनमें इरिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर 100% के हम चार्ट को देखें तो जिनमें हिप फ्रैक्चर हुआ है तो उनमें नियरली 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली वापस से रिगेन करना उनके लिए मुश्किल होता है अगर उनकी एज ज्यादा है, यानी कि 50+ है। हिप फ्रैक्चर बेसिकली क्योंकि लॉन्ग टाइम इमोबाइल रखता है पेशेंट को, काफी लंबे समय तक पेशेंट बेड रिडन रहता है, तो ऐसे कंडीशंस में कई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो सकता है लेग्स में या लंग्स में। क्योंकि पेशेंट बेड रिडन होता है तो कई बार प्रेशर सोर्स डेवलप हो सकते हैं, यूरिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है या फर्दर मसल मास का लॉस हो सकता है। जिन पेशेंट्स में पहले ही मसल मास का लॉस था, यानी उनका मसल मास कम था, उनमें बोन की वीकनिंग, मसल्स की वीकनिंग पहले ही थी, तो ऐसे पेशेंट्स में जो मसल मास है वो और कम तब हो जाता है जब वो बेड रिडन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो पाती। और इस रिड्यूस्ड मसल मास से उनकी जो फॉल होने की जो टेंडेंसी है, उनकी जो इंजरीज का जो रिस्क है वो और बढ़ जाता है, वो और ज्यादा प्रिवलेंट हो जाते हैं और ज्यादा प्रोन हो जाते हैं ऐसे रिस्क या ऐसे फॉल्स के लिए। डेथ, सो कई बार एज अ कॉम्प्लिकेशंस, हिप फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे हम डेथ भी देख सकते हैं। पेशेंट को अल्टीमेटली पेशेंट डाई भी हो सकता है, पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। सो इसके कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ब्लड क्लॉट के बारे में। सो क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट्स की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, जिससे उनका जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है लेग्स में वो स्लो हो जाता है और उससे जो रिस्क है ब्लड क्लॉट का वो बढ़ जाता है। इस पुअर ब्लड सप्लाई या पुअर ब्लड फ्लो के कारण जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो देखने को ज्यादा मिल सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। सो इमोबिलिटी के कारण या पुअर मोबिलिटी के कारण ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकता है हमारे लेग्स में या हमारे लंग्स में, जो कि ट्रैवल करते हैं हमारे डिस्टेंस साइड से हमारे लंग्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जहां पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्लड थिनर जैसे ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, सो दैट कि जो ब्लड क्लॉट है उसे प्रिवेंट किया जा सके और हमारे जो डीप वेन्स हैं उनमें ब्लड क्लॉट ना हो, और सो दैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है उनसे बचा जा सके।
शियाटिक नर्व इंजरी। सो शियाटिक नर्व बेसिकली हमारी लार्जेस्ट नर्व होती है जो हमारे हिप के सॉकेट से पास होती है, और ये हमारे मोशन, हमारे मूवमेंट, हमारे सेंसेशंस, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लेग और हमारे फुट। सो हमारे लेग और फुट को जो सप्लाई करती, जो नर्व सप्लाई करने वाली जो मेजर नर्व होती है वो हमारी शियाटिक नर्व होती है। सो शियाटिक नर्व अगर किसी भी कारण से इंजर्ड हो जाए या डैमेज हो जाए इनिशियल स्टेज इंजरी के समय या सर्जरी के दौरान, तो हमारे जो लोअर लिम्ब उसमें सेंसरी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारी जो शियाटिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि शियाटिक नर्व अगर इंजर्ड हो गई है तो फुट ड्रॉप जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। फुट ड्रॉप बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपने एंकल जॉइंट को लिफ्ट नहीं कर पाता या अपने टोज को फ्रंट जब वॉक कर रहा होता है तो फ्लोर से लिफ्ट नहीं कर पाता है, प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं बन पाती। तो उसके कारण पेशेंट में फॉल भी हो सकता है। पेशेंट फॉल होने के साथ साथ पेशेंट की ग्रिपिंग भी पुअर हो जाती है, और जिससे जो एक सीवियरिटी की, अगर नर्व इंजरी की सीवियरिटी ज्यादा है तो जो रिकवरी जो होती है वो वेरिएबल होती है, वो डिपेंड करती है कि नर्व इंजरी की सीवियरिटी कितनी। हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन। हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन बेसिकली एक रेयर प्रॉब्लम होती है जो सर्जरी के बाद डेवलप होती है, जिसमें हमारी मसल्स में बोन का ग्रोथ होने लगता है। हमारे टेंडन्स, हमारे लिगामेंट्स जो हमारे हिप सॉकेट के अराउंड होते हैं उनमें बोनी ग्रोथ देखने को मिलने लगता है। इसी को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन। जब भी हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन होता है तो बोन ग्रो होती है जो वहां पे ग्रो नहीं होना चाहिए, जो जिससे एक्सेसिव बोनी ग्रोथ के कारण वहां पे स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, जो कि किसी कार्टिलेज से रिलेटेड नहीं होती, वो रिलेटेड होती है हमारी बोन की ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ के कारण। कुछ केसेस में जहां बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत एक्स्ट्रा बोन का ग्रोथ हुआ है, सो उससे हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे जो फंक्शन है वो भी इंटरफेयर होते हैं। सो ऐसे एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ को सर्जिकली रिमूव करना पड़ सकता है।
एवास्कुलर नेक्रोसिस। सो एवास्कुलर नेक्रोसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड सप्लाई डिसरप्टेड हो जाती है। सो ब्लड सप्लाई जब भी हमारे बोन्स की डिसरप्टेड होती है या प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो वहां के जो हमारे सेल्स होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, उनमें सेल डेथ होते हैं। इसी को हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। सेल डेथ को बेसिकली नेक्रोसिस कहते हैं, और जब ये पुअर ब्लड सप्लाई के कारण होता है तो उसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस से रेफर करते हैं। मेजॉरिटी एसिटाबुलर फ्रैक्चर या हिप फ्रैक्चर या फीमोरल हेड फ्रैक्चर्स में ये देखने को मिलता है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, जिसमें जो बोन सेल्स हैं वो डाई हो जाते हैं और ग्रेजुअली वो कोलैप्स होने लगते हैं। जब भी हमारे सेल्स डेड होते हैं, बोनी सेल्स डेड होते हैं, तो उसमें हमारे जो स्मूथ कार्टिलेजेस है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब स्मूथ कार्टिलेज प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो बोन एक दूसरे से रब होने लगती है, जिससे पेन बढ़ता है, अर्थराइटिस डेवलप होता है, और जो रेंज ऑफ मोशन है और जो फंक्शनल मूवमेंट्स है वो भी रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस में सबसे पहला और जो मेजर जो डायग्नोसिस होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करना कि पेशेंट में क्या डिफिकल्टी है, पेशेंट को क्या दिक्कत है। यानी जब भी पेशेंट को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसे एग्जामिन करते हैं, जो उसके अटेंडर्स हैं उससे वो एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, उसके सेंसेशन, मूवमेंट्स और सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को चेक करते हैं। मेजॉरिटी केसेस में देखने को मिलता है कि जो भी लेग इंजर्ड होता है वो शॉर्टर होता है अपोजिट लेग से, जनरली बाहर की तरफ वो टर्न रहता है, यानी कि एक तरह से रोटेशन देखने को मिलता है या ट्विस्टेड देखने को मिलता है। कई तरह के ब्रूजेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं हिप रीजन में या थाई रीजन में, जिससे जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो पता लगाया जा सकता है। अगर बहुत माइनर सा हिप फ्रैक्चर हुआ है तो वो कई बार पेनफुल नहीं होता है। टिपिकली जिनमें नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं फेमोरल नेक में, तो वो बहुत ही माइनर होते हैं और उनमें इनिशियली पेशेंट को किसी तरह का पेन फील नहीं होता। इस ऐसे कंडीशंस में पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं, क्लिनिक में पहुंचते हैं, सो दैट कि प्रॉपर यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया जा सके।
इमेजिंग स्टडीज जनरली हमें हेल्प करती हैं कंफर्म करने में कि डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहला जो इमेजिंग स्टडीज हम यूज करते हैं वो है एक्सरे। सो एक्सरे जनरली हमें एक डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, जिससे हम बोन स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन कर सकते हैं। सो हिप फ्रैक्चर्स को, मेजॉरिटी ऑफ हिप फ्रैक्चर्स को एक सिंपल एक्सरे से भी डायग्नोस किया जा सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई। तो जब भी एक डॉक्टर डिटेल इमेज देखने की कोशिश करते हैं या उन्हें डिटेल इमेज चाहिए होती है, सो दैट कि अगर किसी तरह का नर्व इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तब वो एमआरआई की तरफ जाते हैं। जैसे इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि एमआरआई में हमें कुछ ऐसी इमेजेस देखने को मिल सकती है, जिसमें एक एमआरआई में बेसिकली मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स प्लस एक कंप्यूटर को यूज करके हम क्लियर इमेजेस बना सकते हैं, क्लियर इमेजेस पा सकते हैं ह्यूमन बॉडी की। एमआरआई में बेसिकली किसी तरह का रेडिएशन एक्सपोजर नहीं रहता, एक बहुत ही लेस टाइम टेकिंग होती है और एक सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होती है, सो दैट अगर कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज से रिलेटेड इश्यूज है तो उन्हें हम एमआरआई से डायग्नोस कर सकते हैं। सिटी स्कैन। सो कंप्यूटराइज सिटी स्कैन में हम देखते हैं कि सिटी स्कैन हमारे एक डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज देते हैं हमारे हिप की। सो अगर फ्रैक्चर के बारे में डिटेल में पता करना है तो डॉक्टर्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या सिटी स्कैन की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट। सो अब फाइनली हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस के बारे में जिनको यूज करके हिप फ्रैक्चर को ट्रीट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। सो मेजॉरिटी जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं विद इन 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि इंजरी के 1-2 दिन के अंदर ही सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को यूज किया जा सकता है। सिर्फ कुछ ऐसे नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि हेल्दी पेशेंट्स में अगर नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स हैं तो उनको बिना सर्जरी के भी इमोबिलाइज करके करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम सर्जरी प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इनमें कई तरह के मेडिकल कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशंस के पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट हमेशा तब रिक्वायर्ड होता है जब पेन बहुत ज्यादा है या पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक करना है, जल्द से जल्द उसे मोबाइल करना है, तो ऐसे कंडीशंस में सर्जरी को प्रेफर की जा सकती है। हिप फ्रैक्चर के साथ अगर हम एडमिट हो रहे हैं या हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमारी प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग्स होती है, जो कि कोई इंटर्न्स करती हैं या कोई डॉक्टर्स करते हैं। सो वो बेसिकली हमारे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें हम हमें रेडी किया जाता है सर्जरी के लिए।
कुछ केसेस में अगर पेशेंट को कोई भी पहले से कार्डियक रिलेटेड इश्यूज रहे हैं तो हम कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस सर्जिकल टीम का पार्ट होते हैं, सो दैट अगर कोई भी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती है सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद, तो हम इन डॉक्टर्स, इन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को हेल्प ले करके हम उन कंडीशंस को मैनेज कर सकें। अगर किसी तरह की पहले से क्लॉटिंग के सिम्टम्स रहे हैं या ब्लड क्लॉट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ब्लड थिनर्स को पहले से ही दे दिया जाता है, सो दैट कि ब्लड क्लॉटिंग को हम प्रिवेंट कर सकें। जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली विद इन 48 आवर्स में हो जाती है, जिसमें पेशेंट्स को मेडिकली रेडी किया जाता है सर्जरी के लिए, जिस प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये जनरली 48 आवर्स की होती है, या कुछ पेशेंट्स में ये टाइम वेरी कर सकता है। अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है सो इसमें हम बेटर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सो दैट की पेशेंट को सर्जरी से प्रिवेंट भी किया जा सके या विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन को यूज किया जा सके। ट्रीटमेंट जो भी होता है फ्रैक्चर का या सर्जिकल इंटरवेंशन से, वो डिपेंड करता है कि टाइप क्या है फ्रैक्चर की या लोकेशन क्या है फ्रैक्चर का, और उसी के साथ साथ पेशेंट की एज और कंडीशन को भी ध्यान में रखना होता है। फीमोरल नेक फ्रैक्चर, सो अगर किसी को इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर या सब कैपिटल फ्रैक्चर या फीमोरल नेक फ्रैक्चर, तो अगर फीमोरल नेक फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड नहीं है तो कॉमन ट्रीटमेंट है उसमें हम इन सीटू पिनिंग कर सकते हैं। इसमें सर्जिकली पिन और स्क्रू को फिट किया जाता है फ्रैक्चर के साइट में, सो दैट वो बॉल जो होती है हमारी फीमर की, उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड कर सके। पिनिंग करने से जो फेमोरल हेड है वो डिसलॉज नहीं होता, वो स्लिप ऑफ नहीं होता। सो अगर वो स्लिप ऑफ होता है तो फिर हमें हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है, बट पिनिंग करने से हम ऐसी कंडीशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कई ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जिन्हें हम फेमोरल नेक फ्रैक्चर्स हैं जिन्हें हम विदाउट सर्जरी के भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं, जो कि अगर यंग हेल्दी एडल्ट्स में है तो हम विदाउट सर्जरी भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट का रिस्क नहीं होता है, बट बहुत केयरफुली ऐसे पेशेंट्स को मॉनिटर करना पड़ता है और उन्हें कई हफ्ते तक वेट बियरिंग क्रचेस भी यूज करने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो वॉक नहीं कर पाए सर्जरी के बाद भी, तो ऐसे पेशेंट्स में एक बार फिर से हम जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं फीमोरल नेक के, वो बेसिकली डिफिकल्ट होते हैं कई बार हैंडल करना, क्योंकि जो उनमें ब्लड सप्लाई होती है वो पोस्टीरियर कैप्सूल से होती है। अगर पोस्टीरियर कैप्सूल इंजर्ड हो जाता है तो फ्रैक्चर जो हीलिंग का जो चांस है वो कम हो जाता है, और अगर वो हीलिंग भी हो गया है तो उसमें कई बार एवास्कुलर नेक्रोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है या अर्थराइटिस डेवलप हो सकती है। इसलिए
जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं फीमोरल नेक के, उनको ज्यादातर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से ही करेक्ट किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। कुछ यंगर पेशेंट्स में अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं नेचुरल फीमोरल हेड को, तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। रेदर हम रिप्लेसमेंट को किए बिना। सो ऐसे पेशेंट्स में ओपन रिडक्शन सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें इंसिजन किया जाता है हिप जॉइंट में, और पिन और स्क्रू या दूसरे मेटल फिक्सेशंस के थ्रू उसे हम होल्ड रख सकते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस को डेवलप होने में, या फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमेशा जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो रिव्यू करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस को और फैमिली मेंबर्स के साथ। इंटरट्रोकैंटर फ्रैक्चर। सो इंटरट्रोकैंटर फ्रैक्चर्स जनरली हमारे जो फीमोरल नेक है उसके नीचे होते हैं, जो ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में। सो इंटरट्रोकेंटर फ्रैक्चर्स को बेसिकली सर्जिकली ही ट्रीट किया जाता है, आइदर स्लाइडिंग कंप्रेशन को यूज करके यानी हिप स्क्रूज को यूज करके, या फिर इंट्रामेडुलरी नेल्स को यूज करके। जो कंप्रेशन हिप स्क्रू है वो फिक्स किया जाता है हमारे आउटर साइड बोन के, जो कि बोन स्क्रूज के साथ फिट कर सकते हैं। एक लार्ज बड़ा सेकेंडरी स्क्रू यानी कि लैग स्क्रू यूज करके उसे प्लेस किया जाता है फीमोरल हेड नेक में। इस डिजाइन से जो इम्पैक्ट होता है, जो कंप्रेशन होता है फ्रैक्चर में, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, जो हमारा हीलिंग का जो प्रोसेस है, उसे भी प्रमोट किया जा सकता है। इंट्रामेडुलरी जो नेल्स वो डायरेक्टली प्लेस किए जा सकते हैं हमारे जो नैरो कैनाल है बोन की, और वहां एक ओपनिंग बनाई जा सकती है और उसके थ्रू हम उसे फिट कर सकते हैं। एक या मल्टीपल स्क्रूज को भी यूज किया जा सकता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर के फ्रैक्चर्स, सो अगर आइसोलेटेड फ्रैक्चर्स हैं यानी कि हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर के आइसोलेटेड फ्रैक्चर्स हैं, तो वो जनरली लो एनर्जी के होते हैं, जो हाउस होल्ड फॉल के कारण होते हैं। सो ऐसे फ्रैक्चर्स को एक्सरे से हम आइसोलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और फिर हम उसमें
विदाउट सर्जरी भी ऐसे फ्रैक्चर्स को हम हील कर सकते हैं। ये फ्रैक्चर जनरली स्टेबल होते हैं, जो कि करेक्ट वेट बेयरिंग यानी कि क्रचेस या वॉकर्स को यूज करके पेशेंट को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जनरली इन्वॉल्व करते हैं जो हमारे अपर पार्ट होती है शाफ्ट, यानी कि फीमर शाफ्ट की जो हमारे अपर पार्ट होती है जस्ट बिलो द हिप जॉइंट। इसे सर्जिकली ट्रीट किया जाता है जनरली विथ इंट्रामेडुलरी नेल्स, जो कि शाफ्ट ऑफ द फीमर में हमें फिट करना होता है, सो दैट हमारी जो बोन्स है वो रोटेटिंग रहे और शॉर्टनिंग को हम प्रिवेंट कर सकें। इसलिए एडिशनल स्क्रूज को भी हम फिट करते हैं, जिन्हें हम इंटरलॉकिंग स्क्रूज कहते हैं। इन कुछ केसेस में कंप्रेशन स्क्रूज और साइड प्लेट को भी यूज किया जा सकता है नेल्स को यूज करने के बजाय। फीमोरल हेड फ्रैक्चर, फीमोरल हेड फ्रैक्चर जनरली रेयर होते हैं और सिर्फ 1% लोगों में ऐसा होता है कि 1% हिप फ्रैक्चर फीमोरल हेड फ्रैक्चर होते हैं, और ये तभी होता है जब बहुत ही हाई वेलोसिटी का इवेंट हुआ। और ये जो फ्रैक्चर है इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सो इन्हें हम नॉन सर्जिकली लिमिटेड वेट बेयरिंग के साथ ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर किसी तरह का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ भी है जो कि बहुत पार्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो सिंपली उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को रिमूव किया जा सकता है। अगर लार्ज फ्रेगमेंट्स इन्वॉल्व है तो हम ओपन रिडक्शन और फिक्सेशन के मेथड को यूज कर सकते हैं, जहां पे ओपन इंसिजन करके स्क्रूज को फिट किया जा सकता है। ओल्डर पर्सन में हमेशा हिप रिप्लेसमेंट को प्रेफर किया जाता है, जो कि पार्शियल हो सकता है या टोटल हो सकता है, जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं फीमरल हेड को। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, सो टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में यानी कि टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी में जो डैमेज्ड बोन और कार्टिलेज होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और उसी के साथ साथ प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जाता है। जो डैमेज्ड फीमोरल हेड है उसे रिमूव करना है और एक मेटल स्टेम के साथ उसे रिप्लेस किया जाता है, जो कि एक हॉलो सेंटर होती है फीमर में, वहां पे उसे प्लेस किया जाता है। जो फीमोरल स्टेम है वो या तो सीमेंटेड किया जाएगा या प्रेस फिट किया जाता है बोन में। मेटल या सिरेमिक बॉल को प्लेस किया जाता है अपर पार्ट, हमारे जो स्टेम हमने फिट किया है उसके अपर पार्ट में। ये बॉल रिप्लेस करती है फीमोरल हेड को, जिसको हम रिमूव कर चुके होते हैं। सो जो डैमेज कार्टिलेज सरफेस होता है उसे भी रिमूव किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है मेटल सॉकेट से। प्लास्टिक, सिरेमिक या मेटल स्पेसर इंसर्ट किए जाते हैं न्यू बॉल और सॉकेट से, जिससे एक स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस का मूवमेंट पॉसिबल हो सके। अभी तक हमने बात किया जो डिफरेंट सर्जिकल इंटरवेंशन है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि सर्जरी से रिकवर कैसे होना है, यानी कि पेन। सबसे पहले बात करेंगे कि पेन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो सर्जरी अगर हो रही है तो नेचुरली पेन होता है। तो पेन एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। तो इसके लिए प्रॉपर एनसेड्स ड्रग्स दिए जाते हैं, जो कि ओपियोइड्स हो सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हो सकते हैं। इन ड्रग्स से पेन को इजीली मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ओपियोइड डिपेंडेंसी या ओवरडोज, जो कि यूएस जैसी कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है, वो कई बार हार्मफुल इफेक्ट करते हैं बॉडी में। सो अगर पेन जैसे ही कम हो रहा है या पेन स्कोर हमारा कम होने लगा है तो हमें ओपियोइड ड्रग्स को स्टॉप कर देना है।
वेट बेयरिंग, मैक्सिमम जो पेशेंट्स हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है या हिप फ्रैक्चर से रिलेटेड कोई भी ओपन ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन की जो सर्जिकल प्रोसेस होती है, तो उन पेशेंट्स में वेट बेयरिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें कुछ टाइम तक 6 to 8 वीक्स तक क्रचेस या वॉकर को यूज करना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट्स को पार्शियल वेट बेयरिंग 6 से 8 हफ्ते के बाद ही अलाउ किया जाता है। इनिशियल में फुल वेट बेयरिंग अलाउ बिल्कुल नहीं किया जाता है। पेशेंट एक केन या वॉकिंग एड्स या वॉकर को यूज कर सकता है। इसके लिए डॉक्टर के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वॉकिंग एड्स यानी कि रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि कैसे वॉकिंग एड्स को यूज करना है और फिर कैसे उसके हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। फिजिकल थेरेपी, जैसा हमने बात किया कि फिजिकल थेरेपिस्ट इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं अर्ली मूवमेंट के लिए। यहाँ वेट बेयरिंग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट स्लाइट मूवमेंट, अर्ली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस से पोस्ट फ्रैक्चरल स्टिफनेस जैसी कंडीशंस से बचा जा सकता है। और पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस जैसी कंडीशन से अगर हम बचते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी मोबाइल हो जाता है, पेशेंट में मूवमेंट बहुत इजीली और कम टाइम में आने लगता है। सो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पेशेंट्स को कैसे सेफली मूव करना है, कैसे क्रचेस और वॉकर को यूज करना है। ये बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को गाइड करते हैं। ओवर द टाइम पेशेंट को एजुकेट भी किया जाता है, पेशेंट को कुछ बेसिक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताई जाती है, जिनके बारे में हम बात करेंगे जब हम फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक्टिविटीज, सो अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट का गोल है कि वो स्पोर्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज को रिज्यूम करे, तो इसके लिए उसके डॉक्टर्स उसको गाइड करते हैं कि कैसे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन करना है और स्लो यानी कि माइनर एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हुए कैसे विगरस एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है। ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड नेचर का फ्रैक्चर है, तो एसिटाबुलर फ्रैक्चर जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड नेचर का है या कोई भी हिप फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड नेचर का है, तो पेशेंट को बहुत ही केयरफुल होना है और अपने जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उसे बहुत सीरियसली फॉलो करके कंप्लीट करना है। तभी उसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी या अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, इवेंट्स रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, उसे रिज्यूम करना है। इस प्रोग्रेशन में डॉक्टर्स जनरली बहुत हेल्पफुल होते हैं और हेल्प करते हैं पेशेंट को और गाइड करते हैं कि कैसे लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हुए 6 से 12 महीने में वो पेशेंट अपने विगरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हिप फ्रैक्चर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।